मित्रों, दोस्तों, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि आधुनिक युग के हर युवा को और हर उस पाठक को इस निबंध को ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि सभ्यता की गति क्या है और मनुष्य अपने ही व्यापारों के भीतर किस तरह से उलझता जा रहा है और उस उलझने के चक्कर में वह अपना सब कुछ भूलता जा रहा है। वह अपने हृदय की और मन की आवाज़ को भूल करके बाहर की दुनिया में इस प्रकार से रम गया है। बाहर की दुनिया मतलब अपने स्वार्थों में रमना। बाहर की दुनिया का मतलब आचार्य शुक्ल भौतिक दुनिया का कभी निषेध नहीं करते हैं। वो तो और भी प्रेफर करते हैं कि हम आध्यात्मिक दुनिया से बाहर आकर के भौतिक दुनिया की बात करें, लेकिन उनका कहना है कि हम इतना अधिक झूठ बोल करके, इतनी अधिक बेईमानी कर करके और उसमें हम पता नहीं किस किस का कसम खा जाते हैं। ये नॉर्मल बातें हैं। हम सुबह उठते ही आधा घंटा पूजा करते हैं, पूजा पाठ करके फिर काम पे जाते हैं और फिर झूठ बोलना शुरू करते हैं दिन भर। यही हमारी दिनचर्या है। और फिर हम सोचते हैं कि यार हमारे मन में अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, हम तो अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा कैसे होगा? जैसा खाएगा अन्न वैसा ही होगा ना मन। तो हम जैसा सोचेंगे, जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे, वैसे ही प्रतिक्रिया हमारे शरीर में और हमारे मन में चलेगी और वैसे ही अवधारणा और वैसे ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो ज़रूरी है कि हम अगर सच्चा और वास्तविक जीवन जीते हैं तो चीज़ें हमारे जीवन में नज़र आएगी, और अगर हम एक बेईमान का जीवन जीते तो वो चीज़ें हमारे जीवन में नज़र आएगी। जाहिर सी बात है। अब देखिए कविता क्या है। उन्होंने पहले ही प्रश्नवाचक लगाया, कविता क्या होती है आखिर। इस कविता को हम बहुत सारी कविताएं सुनते हैं, हम आजकल यूट्यूब पर सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो उनका कहना है कि आखिर ये कविता नाम की चीज़ है क्या चीज़ है, और इस कविता का हमारे जीवन में, समाज में कितना इम्पोर्टेंस है। क्या कविता के बगैर समाज जी सकता है? क्या एक बेहतर समाज बन सकता है? क्योंकि आज आदर्श की बात करना, सिद्धांत की बात करना एक बेईमानी है। हम पोस्ट मॉडर्न से लेकर के उत्तर आधुनिकता से भी आगे चले गए हैं, जहाँ पर सत्य भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, किस प्रकार की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना बनाना चाहते हैं, और किस प्रकार के भविष्य की हम कल्पना करते हैं। टेक्नोलॉजी का एक अनवरत इनोवेशन और नई नई सूचना का विस्फोट किस प्रकार से समाज और मनुष्य की मानसिकता को निरंतर बदल रहा है, हर चीज़ को बदल रहा है। ऐसे में मनुष्य मन और मनुष्य शरीर की जो संरचना है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है और कविता उसमें क्या योग दे सकती है। शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता है और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चला जाता है। ठीक है, हमारे कई बार विचार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते, लेकिन हम आपस में रहते हैं, चलते हैं, और इसी को जीना कहता है। इसको कहता है कि ज़िंदगी जी रहा है ना। ज़िंदगी क्या है? वही ज़िंदगी जीना है। तो शुक्ल जी उसको डिफाइन कर रहे हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में, जो अनंत रूपात्मक क्षेत्र यानी जगत की बात कर रहे हैं, ये व्यवसाय यानी कि सारी चीज़ें चलती है, उसका नाम है जगत। और कह रहा है कि सब कुछ हम इस धरती भी जगत में करते हैं, हम कोई कल्पनाओं में नहीं जीते हैं। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर के इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग, क्षेम, हानि, लाभ, सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। वो कह रहा है कि हम जब बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह एकदम बिल्कुल निश्चल हो जाते हैं, तब हम उस अनुभूति को सुन सकते हैं। नहीं तो हमारे पास स्वार्थ और लालच और न जाने क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में दिन रात चलती रहती है कि यार उसको बेवकूफ़ कैसे बनाऊँ, कैसे अधिक पैसा कमाऊँ, कैसे उसको ठग लूँ, कैसे झूठ बोल लूँ इतना अच्छे से कि उसको पता ही नहीं चले। क्योंकि आजकल क्या है, आजकल ये सब हुनर हो गया है कि आप कैसे सफाई से लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सोसाइटी। आदर्श की बात करना एक मूर्खता और बेईमानी है। हम ये चाहते हैं कि भगत सिंह हमेशा पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर में नहीं चाहिए। हमें तो ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। इस प्रकार अब देख कविता की परिभाषा दे रहे हैं वो कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है।
और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग और कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि कविता क्या है? वो एक शब्द विधान है। और शब्द विधान क्या है? वो ये शब्द विधान है कि किस प्रकार से जितने सारे शब्द कवि कविता में रचता है उस शब्द विधान के माध्यम से वो हृदय की मुक्तावस्था की एक प्रक्रिया शुरू करता है ना। और वही कविता है और वो शब्द विधान ही इसके केंद्र में है। ये भाव योग और कर्म योग के समक्ष बताते हुए अगर इस पैराग्राफ की व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबी व्याख्या होगी। और समझिए कि शुक्ल जी ने सारा सूत्र वाक्य सारा ज्ञान का जो लाभ लाभ है सब इसी पैराग्राफ में उन्होंने कहा है। तो शुक्ल जी के अनुसार कविता हृदय की मुक्तावस्था, और हृदय की मुक्तावस्था यानी कि आप किस प्रकार से कहते हैं ना बच्चे की तरह निश्चल भाव से अगर आप चीज़ों को फील कर रहे हैं, इसलिए कवि कहते हैं ना कवि बच्चे की तरह ही होता है, हमेशा बहुत इमोशनल होता है, बहुत भावुक होता है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं होती है। और अब क्या कह रहा है आगे देखिए, कविता ही मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। अपनी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह होता है। ये बात महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों के व्यवसाय और परिष्कार तभी संभव हो सकता है जबकि इन सब का प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों तथा तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों के सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के साथ का आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों में और व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते तब तक उनका काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। वो कह रहा है कि जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं उस रूप में तब तक वो कविता के लायक नहीं बनेंगे, उस पर कविता नहीं लिख पाएंगे। इसलिए क्योंकि मनुष्य उन सारी चीज़ों के साथ गुजरता हुआ रहता है हमेशा। अब क्या बता रहे आगे कि वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पटपर, चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़, फूस, शाखा, पशु पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहस्र रूप है जिनके बारे में हमारी नई पीढ़ी नहीं जानती, क्योंकि हमारा प्रकृति से लगभग सामंजस्य टूट चुका है। हमें मौसमों का ज्ञान नहीं है, हमें वृक्षों का ज्ञान नहीं है, हम झरने नहीं जानते, हम आकाश नहीं देख पाते, पशु पक्षियों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम उस शहर की उस चार दीवारी के भीतर इस प्रकार से कैच हो चुके हैं कि हमारा और हमारी नई पीढ़ी का प्रकृति के साथ लगभग सामंजस्य टूट चुका है। हमें पता नहीं कि गेहूँ कहाँ लगता है, कैसे पैदा होता है। हम सिर्फ जो पार्ले जी पैकेट आता है उसको जानते हैं कि यही है बस। तो ये ज़मीन से कटना सभ्यता के उस पड़ाव की तरफ शुक्ल जी इसलिए इशारा कर रहे हैं। खेत, ढुर्री, हल, झोंपड़े, चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं है। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का गिरना, नदी का उमड़ना, मेघ का बरसना, कूसे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, झपटना, नदी का या दलदल के वहाँ पकड़ कर निकलना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों की उद्बोध की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज, ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्वस्वरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं है। तो आचार्य शुक्ल दो व्यापार की बात करेंगे। एक तो वो प्राकृतिक के व्यापार की बात करेंगे, एक हमारी आधुनिक सभ्यता का व्यापार है। इसमें हम पूरी टेक्नोलॉजी से और उन तमाम चीज़ों से गिर चुके हैं जिसमें
सब तरफ मशीनें ही मशीनें और विकास ही विकास दिखता हमें। तो उनका कहना है कि प्रकृति और इस आधुनिकता के बीच हम सामंजस्य स्थापित कैसे करते हैं और इस अंतर्विरोध से क्या नई चीज़ पैदा होती है उसके बारे में वो बता रहे हैं। और इसको अगर हम समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि मनुष्य का प्रकृति के साथ लंबा साहचर्य क्या है और कैसे चलता रहा है, और उसमें बहुत सारे आविष्कार करके कैसे अपने जीवन को बदला है, उन सारी चीज़ों ने क्या हमारे जीवन को प्रभावित किया है, उसके बारे में वो विस्तार से बता रहे हैं। अब दूसरा उनका पॉइंट है इसी में, सभ्यता के आवरण और कविता। अब सभ्यता के आवरण की बात वो बार बार करते हैं अपने साहित्य में भी, कि सभ्यता के आवरण क्या है। कभी हम बैलगाड़ी से चलते थे, आज हवाई जहाज़ से चलते हैं। कभी हमारे पास फटे कपड़े थे, आज हमारे पास सब कुछ है। कभी हमारे पास कच्चा घर था, आज हमारे पास 5-5 घर है। तो सभ्यता का आवरण कैसे बदल रहे हैं, कैसे सभ्यता विकास कर रही है, और उसमें कविता की क्या भूमिका है। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होना मतलब छिप जाना। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और सीधे लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य गिरता गया जिसके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर की अपनी संतति की रक्षा तक था, पर पीछे गाय बैल अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। यहाँ तक कि होते होते धन मान अधिकार प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया, और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इस प्रकार क्रोध घृणा लोभ आदि अन्य भावों के विषय में भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। इन भावों के विषयों को अमूर्त तक होने लगे। जैसे कीर्ति की लालसा, ऐसे भाव को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। फिर कह रहा है कि मनुष्य ने जैसे विकास किया तो फिर उसे सिर्फ अपनी रक्षा नहीं, फिर उसने लगा कि मेरे पास पैसा कौड़ी सब हो गया था, मुझे नाम भी होना चाहिए, मैं इस धरती पर अमर भी होना चाहता हूँ। भावों के विषयों और उसके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उसका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न वस्त्र न मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे गए काले काले अक्षर, ये तो सभ्यता के आवरण मात्र है। अतः उसके क्रोध में और कुत्ते के क्रोध के सामने इसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है। काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है, भेद है केवल विषय के थोड़ा सा रूप बदल कर आने का। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। इस रूप बदलने से होता यह कि क्रोध आदि को भी अपना रूप बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है और उससे मारपीट छीन खसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ भी निवारण होता है। पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्म स्पष्ट नहीं हो सकता। प्रच्छन्न यानी छुपा रुपा जो रूप है, जो दिखता नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं होता, आपको प्रभावित नहीं करेगा। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। कवि का काम क्या है कि जो कुछ जो नहीं दिखता है उसको दिखाना भी उसका काम है। जो जो सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए ये काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पर्दों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि जो जो हमारी प्रवृत्ति पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई तुम ये सब इसलिए न कर रहे हो कि पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को दुशाले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड में कांपते रहे। यह हुआ प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया, इस
वाक्य में रसात्मकता नहीं। इसी बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा, देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जा रहा है, रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी न होंगे। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थानों पर हमें भावों के विषयों के अनुरूप और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूर्त और गोचर होंगे। गोचर ने जो दिखता है, जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तह में ही वे मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। ये यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद को भोक्ता की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी जो अपनी तारीफ कान में पढ़ने पर हुआ करती है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। वो कह रहा है कि काव्य में बिंब बनता है, सिर्फ अर्थ से काम नहीं चलता। कविता इसलिए अपने अर्थ में, अपने भाव में विस्तार ग्रहण करती है। कविता को आप इसलिए हल्के में नहीं ले सकते हैं। रुपये का 1.5 पाव घी मिलता है, इस कथन में कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होती है तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी, जिससे हमारे करुण भाव का कोई लगाव न होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थ ग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुंच जाते हैं। 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपये वाले ही घी खा सकते हैं ना। तो बता रहा है कि किस प्रकार से उस कथन से किस प्रकार से आपके मन में, हमारे मन में क्या बिंब बनता है, चित्र बनता है, और वो बिंब हमें क्या कहाँ से ले जाता है, इसके बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं। और शुक्ल जी ने 2-3 उदाहरण दिए सभ्यता के, उनके माध्यम से कविता और सभ्यता दोनों की बात कही है। वो कह रहा है कि कविता और सृष्टि का प्रसार क्या है। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य के अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को सृष्टि के किनारे कर ले या स्वार्थ की पशु वृत्ति में ही लीन रखे तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह लहलाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूमकर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पटवर के बीच खड़ी झाड़ियों को देखकर क्षण भर भी लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग न दिया, खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर भी उसकी भीतर की कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दिन दुखी का अर्थ ना सुनकर न पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार को देखकर क्रोध में नहीं तिलमिलाया, यदि किसी बेढप और विनोदपूर्ण दृश्य की उक्ति पर न हंसा, तो उसके जीवन में रह क्या गया। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं, है ना। तो शुक्ल जी ने इस निबंध में बहुत सारी बातें हैं कि जीवन में जो कुछ कभी हंसना होता है, कभी रोना होता है, सब कुछ करना होता है ना। और अगर हम अपने इमोशन को, अपने भावों को मार देंगे तो फिर हमारा जीवन किसी रेगिस्तान की तरह होगा। और इस निबंध को अगर आप पढ़ेंगे, इसमें बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा है, और पूरा तो नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन मैं एक रुचि पैदा कर रहा हूँ कि निबंध पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जितनी सारी चीज़ें हैं वो स्लो मोशन में और धीरे धीरे पढ़ने की है, ताकि हम उसके भावों को, उनकी चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि एक ही झटके में पढ़ने वाला निबंध नहीं है, इसको बार बार पढ़ा जाना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें। उसमें देखिए 3 चीज़ें बता रहे काव्य की दृष्टि में। नरक क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्य क्षेत्र से बाहर चली जाती है, और कहीं समस्त चराचर में, है ना। कोई कवि सिर्फ मनुष्य पर कविता लिखता है, कोई प्रकृति पर लिखता है, और कोई सारे संसार में किसी पर भी लिख सकता है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे विषय हैं। अब कवि किस पे लिखता है, कहाँ जाता है, वो कवि के मन पर डिपेंड करता है। लेकिन कविता को समझना सिर्फ 1 घंटे में नहीं समझ सकते। कविता समझना एक सतत प्रक्रिया है, और ये पेशेंस और निरंतरता की मांग करती है। जैसे हमें किसी चीज़ को साधने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना रहता होता है, वैसे ही कविता भी उसी चीज़ की बात करती है। अगर हम उसको निरंतर समझते और साधते रहते हैं तो एक दिन वो हमारी हुनर बन जाती है और हम उसको समझने लग जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस निबंध को पूरा पढ़िए, गूगल पे मिल जाएगा आपको, और मैं कोशिश करूँगा अगर संभव हो सका तो आगे कुछ पार्ट भी डिफाइन करूँगा। अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, और बी पॉजिटिव। लाइफ में बहुत कुछ है सोचने के लिए, खुश रहने के लिए।
हम इतना महत्वपूर्ण निबंध पढ़ रहे हैं, इसमें शुक्ल जी ने इतनी सारी बातें कही है। अगर हम इसमें से एक बात को भी अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है, हम सब कुछ बदल सकते हैं और हम नेगेटिविटी से और हम अपनी कमज़ोरियों से बाहर आ सकते हैं। तो बस आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए।